लड़का जल्दबाजी में ऑफिस जा रहा था और जब ऑफिस के लिए वो एक ऑटो लेता है तो ऑटो वाला जो बुजुर्ग है उसकी शक्ल को देखकर 1 मिनट के लिए सुन्न रह जाता है। और जब ऑटो वाले से उसका नाम पूछता है तो और भी उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर है कि जिसने मेरी जान बचाई, मेरी जान के लिए 1 मिनट में 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी अप्रोच थी, मुंबई तक जानकारी थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ऑटो चलाने पर मजबूर हो गया। आइए जानते हैं वो व्यक्ति कौन था, ऑटो वाला, जिसे देखकर एक लड़का बहुत हैरान रह जाता है, जो कि अपने जीवन में परिपक्व है, अपने जीवन को बहुत अच्छे से सारी सुख सुविधाओं के साथ जी रहा है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनकर बहुत ही हैरानी में और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विक्रम होता है। वो प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करता है, जिसकी बड़ी कोठी है और जिसके पास बहुत सारा पैसा है, दूर दूर तक जिसकी अप्रोच है। वो अपने काम के बाद अपने घर का सामान खुद लाया करता था और जब खुद लाता था तो एक सब्जी वाले के पास जाता, वहां से अपनी डेली की सब्जी खरीदा करता था। एक दिन उसके बेटे का रिजल्ट आता है 10वीं क्लास का। तो उसके बेटे का जो रिजल्ट आता है वो 60% आता है और 60% रिजल्ट को देखकर उसे लगता है कि ठीक है, बच्चा पास हो गया। और जबकि उसे बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल रखा था, सारी सुख सुविधाएं उसको दी जा रही थी, उसे पढ़ने लिखने के लिए पूरा वक्त दिया जाता था और उससे कोई भी काम के लिए नहीं कहा जाता था। दूसरे दिन वो सब्जी लेने के लिए जाता है तो सब्जी वाले के पास उसने अपना एक मिठाई का डिब्बा रख रखा था और जाते ही कहता है, बाबूजी ये लो, पहले मुंह मीठा करो। तभी विक्रम कहने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम मिठाई बांट रहे हो। तभी वो कहता है कि मालिक, मेरा जो बेटा है वो 10वीं क्लास में 97% नंबर से पास हुआ है। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, फिर भी वो इतने परसेंट नंबर लेकर आया है। मैं गरीब इंसान कहाँ पर इतना उसके लिए कर पाता, इसीलिए मैं मिठाई बांट रहा हूँ। वो बहुत खुश होता है, बड़े ही प्यार से मिठाई लेता है और सब्जी लेकर चला जाता है। अब ऐसे ही उसकी दिनचर्या चल रही थी। अपने बेटे से कहता है, बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो। वही जो एक माता पिता आमतौर पर बच्चों से कहते हैं, और अपने जीवन में लग जाता है। करीबन 10 दिनों तक वो आगे सब्जी लेने जाता है, लेकिन उसे वो सब्जी वाला नहीं मिलता है। तभी उस जगह पे जो आस पड़ोस के दुकानदार थे, उनसे पूछता है कि वो सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा है। तभी उनमें से एक दुकानदार कहता है कि सर, उसका बेटा जो है उसकी तबीयत खराब है, पता नहीं शायद इसी वजह से वो नहीं आ रहा है। एक दिन मुझे पता लगा था, मैंने पूछा था, तभी वो बता रहे थे। अब वो सीधा विक्रम उनके घर पर पहुंचता है। उसी व्यक्ति से उसका पता लेकर उनके घर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है और ना ही वो सब्जी वाला है। उसकी पत्नी उसे घर पर मिलती है। उनसे पूछता है कि आपका जो पति हैं और आपका बेटा कहाँ पर हैं। तो वो बताती है कि सरकारी हॉस्पिटल में है। बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब है तो उसे ट्रीटमेंट के लिए करीबन 7-8 दिन उसे एडमिट हुए हो गए हैं, अभी कोई आराम नहीं है। और वहीं से वो सरकारी हॉस्पिटल जाता है और सब्जी वाले और उसके बेटे की हाल पूछने के लिए जाता है। तो वहाँ देखता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट लिख रहे हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है सब्जी वाला, वो बहुत परेशान है और कहता है, ठीक है मैं करता हूँ इंतज़ाम, लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। उसकी ये सारी बातें वो सुन लेता है और उसके पास जाता है, कहता है, अरे क्या हुआ है बेटे को। तो वो कहता है, पता नहीं, डॉक्टर्स ने ये टेस्ट दिए हैं, आप बेटे के पास बैठिए, मैं 2 मिनट में ये सामान लेकर आता हूँ। पहले तो मुझे कहीं से पैसे लेने हैं, तभी जाकर कर पाऊंगा। तो वो कहता है कि तुम ये सारे टेस्ट कराओ और ये लो कुछ पैसे, इनसे इसका इंतज़ाम हो जाएगा टेस्ट का। वो टेस्ट कराता है तो डॉक्टर्स टेस्ट की रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि इसको ऐसी भयानक बीमारी है कि इसका इलाज मुंबई में ही हो सकता है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। अब वो सब्जी वाले की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बेबस, बेचार, लाचार पिता खड़ा रह जाता है, लेकिन तभी विक्रम उसका धैर्य बंधाता है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने भी पैसे लगे मैं लगाऊंगा, तुम बेटे का इलाज करवाओ, तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है। वो कहता है, बाबूजी मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता, मेरे पास तो मुंबई जाने तक के पैसे नहीं है, वहां जाकर इतना बड़ा ट्रीटमेंट मैं कैसे लगवा सकता हूँ अपने बच्चे को। इस बात को सुनकर वो कहता है, मेरे कुछ जानकार हैं,
तुम कल घर पर आना, मैं सब कुछ इंतजाम कर देता हूँ। वो सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाते हैं। तब तक विक्रम ने फोन करके अपने दोस्तों से उस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली थी उस बच्चे के लिए, और करीबन 3 लाख रुपए उस पिता को देता है, सब्जी वाले को, और ये लो अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाओ। सब्जी वाला जो है उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचता है कि इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना इन्होंने मेरे लिए किया है, मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर सीधा मुंबई चला जाता है, और मुंबई जाकर उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता है। उसके बेटे का अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा था। तभी विक्रम फोन करता है कि अब बेटे का क्या हाल चाल है। तभी सामने से सब्जी वाला भावुक हो जाता है और रोने लगता है। जैसे ही उसके रोने की आवाज आती है तो विक्रम को ऐसा लगता है कि कुछ इसके बेटे को नहीं हो गया हो, क्या हुआ। तभी वो उसका धैर्य बंधाता है और कहता है आखिर बात क्या है। तभी सब्जी वाला कहता है कि बाबूजी, आपने जो उपकार मुझ पर किया है वो कोई किसी पर नहीं कर सकता। आपकी वजह से आज मेरा बेटा स्वस्थ है। हम कल शाम को ही इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, और मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। तभी विक्रम कहता है, ये मेरा कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज था। मुझे लगा इस बच्चे की और तुम्हारी मदद करनी चाहिए, वो मैंने की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो वहां से आ जाता है। आने के बाद सबकी दिनचर्या ऐसे ही चलने लगती है। काफी समय निकल जाता है और उसके बाद उसका बेटा पढ़ाई करता रहता है। पढ़ाई करते करते अब वो एक सरकारी नौकरी में लग चुका था। सरकारी नौकरी लगता है तो जो सब्जी वाला है अपने बेटे की सरकारी नौकरी की मिठाई लेकर उसके बंगले पर जाता है, तो वो बंगला किसी और का हो चुका था। वो देखता है तो वहां पर कोई और था। वो उनसे पूछता है तो वो कहते हैं वो तो 2 साल पहले ही इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। उनके साथ न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं पता वो कहाँ गए हैं। वहां से मायूस सब्जी वाला अपनी मिठाई लेकर वापस आ जाता है, और अब वो अपनी जिंदगी में जीने लगते हैं। सरकारी नौकरी जब बेटा लग चुका था तो कोई भी सुख सुविधा का कोई भी चिंता उन्हें नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं उनको मिल रही थी। सरकारी क्वार्टर उन्हें मिल चुका था। बहुत अच्छे से वो जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही करके करीबन 10 साल निकल जाते हैं, और 10 साल बाद जब वो लड़का अपनी नौकरी के सिलसिले में कहीं पर जा रहा था, तो तभी वो एक ऑटो लेता है, और ऑटो जैसे ही लेता है तो उस ऑटो वाले का चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है, और वो उनसे उनका नाम पूछने लगता है। तभी वो अपना नाम बताते हैं। तो नाम सुनकर वो एकदम हकपका सा हो जाता है और कहता है, अंकल जी, आप अपना ऑटो जरा साइड में लगाइए। साइड में लगाते ही उनसे वो बात करने लगता है। कहता है, अंकल जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़का हूँ जिसके लिए आपने मुंबई तक अप्रोच लगाई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और मेरा ट्रीटमेंट करवाया। ये जिंदगी जो है वो आप ही की दी हुई है। आप ही की वजह से आज मैं जीवित हूँ और संसार की सारी सुख सुविधाओं को पा रहा हूँ। इतना सुनकर विक्रम उसे गले लगाता है और आशीर्वाद देता है। कहता है, बेटा, जीवन में हमेशा खुश रहो, और कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारी नौकरी पर छोड़ देता हूँ। तभी वो लड़का कहता है, जिसका नाम होता है अमित, कि अंकल जी, मुझे ये बताओ, चलूंगा मैं तब, कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। आपके साथ बहुत सारा पैसा था, आप काम भी अच्छा करते थे, ऐसा क्या घटित हुआ कि आप रोड पर आ गए, आप ऑटो चलाने लगे। तभी वो कहता है, बेटा, मेरी बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, चलो तुम्हें तुम्हारी जगह पर छोड़ देता हूँ। लेकिन अमित जिद पड़ जाता है। तभी विक्रम जब सारी बात बताता है तो अमित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। विक्रम बताता है कि मेरा बेटा भी तुम्हारी ही उम्र का है। वो पढ़ने लिखने में कमजोर था, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो शराब पीने लगता है, नशा करने लगता है तरह तरह का, और धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो हमें घर से निकाल देता है। मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी सारी बिक चुकी थी। अब एक घर मैंने दूसरी जगह जाकर लिया था, उस घर से भी उसने मुझे और तेरी आंटी को निकाल दिया है। तभी अमित कहता है, ठीक है, चलो आप मेरे साथ चलो और मुझे आंटी से मिलवा दो। वो सीधे उस अंकल के घर जाते हैं विक्रम के। तो एक किराए का कमरा था, बहुत ही जर्जर हालत में वो कमरा था, जिससे कि उसे ज्यादा पैसे ना देने पड़े। उस कमरे का पेंट तक उछला हुआ था, और सिर्फ सामान्य से 2 बिस्तर लगे हुए थे, और ज्यादा कुछ सामान नहीं था। ऐसी हालत थी, देखने से लग रहा था कि रोज का गुजारा न जाने कैसे होता है। वो आंटी से नमस्ते करता है। आंटी भी उसे नहीं पहचान पाती हैं। तभी विक्रम बताता है, अरे, तुमने इसे नहीं पहचाना, ये वही लड़का है जिसका
ट्रीटमेंट हुआ था जब इसके मम्मी-पापा आए थे, वो भी उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी अमित कहता है, आंटी सामान पैक कर लो, आपको मेरे साथ चलना है। यहाँ पर विक्रम बार-बार मना करता है, बेटा मैं अपना गुजारा आराम से कर लेता हूँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन अमित कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो आपको अपने साथ लेकर जाना है। और वो उन्हें दोनों को उसी ऑटो में बिठाकर अपने घर ले जाता है। घर जाकर देखते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा घर है, वहाँ पर उसके मम्मी-पापा हैं और बहुत ही प्यार से वो लोग रहते हैं। उनके बारे में जैसे ही बताता है तो जो लड़के का पिता है सब्जी वाला था, वो उसे गले लगा लेता है और कहता है, आओ मालिक, आप ही का घर है, आप ही की देनदान है सब कुछ, आप रहेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। और बड़े ही प्यार से वो उस घर में रहने लगते हैं। धीरे-धीरे कुछ समय निकलता है, उसके बाद उस लड़के की शादी की बातें चलती हैं। तो जब शादी की बातें चलती हैं तो लड़की से वो पहले ही तय कर लेता है कि भाई मेरे 4 माता-पिता हैं, 2 माएँ हैं, 2 पिता हैं, तुम्हें उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, बाकी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो लड़की हाँ भर लेती है और शादी बड़े धूम-धाम से होती है और बहुत ही सेवा उन चारों लोगों की उसकी पत्नी करती है और बहुत प्यार से वो लोग रहते हैं। ये थी कहानी लड़के अमित की, जिसकी जान पर बन आई थी और एक भले इंसान की वजह से उसकी ज़िंदगी बन जाती है और फिर अंत में वो उनकी ज़िंदगी बना देता है जिन्होंने उन्हें सहारा दिया था। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। इन कहानियों को लाने का बस एक ही मोटिव होता है कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ जानकारी लें और अपने जीवन में मोटिवेट हों, आगे कोई भी गलत बात ना सोचें और अपने माता-पिता की इज़्ज़त करें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।